बिहार की बबुआ लोग की हालचाल। बेटा फाइनली बिहार बोर्ड ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने मॉडल पेपर को आउट कर दिया है एंड आज की इसी वीडियो में हम मॉडल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि दीदी मॉडल पेपर को सॉल्व करना जरूरी क्यों है। तो बेटा मॉडल पेपर को सॉल्व करने से ये पता चलता है कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, परीक्षा में आपके सवालों की डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाली है। सरल सवाल पूछे जाएंगे, कठिन होंगे या फिर मीडियम होंगे, इनका आइडिया हमें लग जाता है और साथ ही साथ हमें महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट का भी पता चलता है। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस बेटा जी मॉडल पेपर को। ठीक है, तो शुरुआत में बेटा हमें एमसीक्यू करने हैं एंड यहाँ पे 80 एमसीक्यू होते हैं, जिसमें से हमें करने कितने होते हैं 40। बट डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे पूरे के पूरे एमसीक्यू कराने वाली हूँ। तो पहला जो हमारा सवाल है जिसमें पूछा गया है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो समतल दर्पण कैसी होती है, सपाट होती है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, अनंत होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं सवाल नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है। तो मेरे लाल गौर करना, ये दर्पण के आगे बनता है हमेशा। कहाँ बनता है बेटा, दर्पण के आगे बनता है हमेशा। ठीक है, ठीक है, गौर करो, दर्पण के आगे बनती है हमेशा। ठीक है, दर्पण के आगे बनती है यहाँ पे कुछ, तो ये दर्पण के आगे हो गई। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या पूछा गया है। यदि आपतन कोण 30 होते हैं, अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं कि सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितनी होगी। चाल कभी भी नहीं बदलती है मेरे लाल। अगर आपतित की सी है तो परावर्तित की भी कितनी होगी, सी होगी। करेक्ट ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या है। गोलीय दर्पण में कार्तीय चिन्ह परापटी के अनुसार मूल बिंदु कहां पर लिया जाता है। तो मूल बिंदु हमेशा कहां पर लिया जाता है मेरे लाल, पोल पर लिया जाता है। मूल बिंदु कहां पर लिया जाता है, पोल पर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जब प्रकाश सघन से मतलब रेयरर से डेंसर से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति कैसी होती है। अगर गाढ़े माध्यम से हल्के माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो उसकी गति बढ़ जाएगी। बेटा डेंसर में मतलब गाढ़े माध्यम में उसकी जो गति है वो कम हो जाएगी, लेकिन हल्के में गति बढ़ जाती है। तो बेटा गाढ़े से हल्के में जा रही है तो गति का क्या होगा मेरे लाल, बढ़ जाएगी। करेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। तो जब भी अपवर्तन होता है तो हमेशा वेवलेंथ बदलती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे लाल, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कितनी होगी। गौर करना, यहाँ पे शक्ति के बारे में पूछा गया है। शक्ति यानी कि बेटा क्या होता है, पावर। बट यहाँ पे गौर करना, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो इसकी इकाई को पहले बदलना होगा। तो इकाई को कैसे बदलेंगे बेटा, 50 सेंटीमीटर है तो इसको कर लेंगे 100, तो ये कितनी हो गई, 5/10 हो गई। तो कितनी हो गई बेटा, 0.5 मीटर हो गई। अब बेटा पावर का सूत्र कितना होता है, 1/f होता है। ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 1/0.5 हो जाएगी। तो कितनी हो गई मेरे लाल, ये हो गई मेरे लाल 1/0.5 होती है ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं 10/5, कितनी हो गई, 2 डायोप्टर, यानी कि करेक्ट आंसर कितना होगा, बी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं कि सवाल नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। तैलीय कागज कैसा होता है। बेटा तैलीय कागज अपने अंदर से थोड़े मात्रा में प्रकाश को बाहर जाने देता है, तो कैसा होगा बेटा, पारभाषक होगा। पारभाषक होगा, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। लेकिन पारदर्शक क्या होता है कि पूरे प्रकाश को अपने अंदर से बाहर निकलने दे, वो होता है पारदर्शक। लेकिन अपारदर्शक क्या होता है, जिसे ओपेक बोलते हैं, कि ये बिल्कुल भी प्रकाश को अपने अंदर से अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं कि सवाल नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है। तो बेटा सबसे कम किसमें होती है, कांच में होती है। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होती है, निर्वात में होती है। और सबसे कम किसमें होती है मेरे लाल, कांच में होती है। तो अगर यहाँ पे कम पूछा है तो हो सकता है कि अगली बार ज्यादा पूछ ले कि सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो निर्वात में होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं कि सवाल नंबर 11 में क्या है। निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब हमेशा दृष्टि पटल पे बनती है। देखना ये क्या है बेटा, ये क्या है, मानव नेत्र में बना रही हूँ। ठीक है, मानव नेत्र में बना रही हूँ। देखना यहाँ पे ये क्या है, लेंस है। ये क्या है मेरे लाल, कॉर्निया है। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ होती है रेटिना, यहाँ पे कुछ होती है रेटिना, एंड ये क्या है बेटा, ब्लाइंड स्पॉट है। एंड यहाँ पे क्या होती है बेटा, फोविया होती है। ठीक है, तो रेटिना पे हमेशा दृष्टि पटल पे क्या बनता है, कोई भी दृष्टि पटल पे कोई भी हमेशा प्रतिबिंब बनती है वस्तु की। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेत्र का पारदर्शी अग्र क्या कहलाता है। तो पारदर्शी अग्र को बोलते हैं बेटा कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये है बेटा कॉर्निया, ये क्या है, कॉर्निया है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
कि बाईफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है, तो बेटा जरा दृष्टि दोष सुधारा जाता है। ठीक है, जो उम्र के बढ़ती उम्र के साथ ये दोष हमारी नजरों में आता है और इस दोष को जरा दृष्टि दोष बोलते हैं, जिसे किसी बाईफोकल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है। ठीक है, अब आओ आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले सवाल में हमें क्या दिया हुआ है। अगले सवाल में दिया हुआ है मेरे लाल, रॉड कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं, तो बेटा डिम लाइट, कम रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। अगर ज्यादा रोशनी होगी तो ये कैसी हो जाती है, संतृप्त हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, धुंधली रोशनी, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में कभी भी रॉड और कोन्स नहीं होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे लाल, बी होगा। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या दिया हुआ है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, राइट, यानी कि थर्मल। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं। सवाल नंबर 17 में दिया है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो किसमें होता है, देखो वोल्टमीटर में तो होता है। ठीक है, वोल्टमीटर में तो होता है, मतलब पोल मतलब छोर, पॉजिटिव छोर नेगेटिव छोर, तो इसमें तो होता है। विद्युत सेल में भी होता है, मान लो ये एक सेल है तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो इसमें भी होता है। एमीटर में भी होता है, किसमें नहीं होती है, कुंडली यानी कि कॉयल में नहीं होती है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या दिया हुआ है मेरे लाल। अगले सवाल में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वॉट के बराबर होता है, कौन सा मात्रक मेरे लाल वॉट के बराबर होता है, तो गौर करना, वॉट के बराबर क्या होता है, जूल बटा सेक होता है। पावर क्या होता है बेटा, पावर क्या होता है, देखो पावर क्या होता है, वॉट बटा टाइम होता है। वॉट क्या होता है बेटा, जूल होता है। टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। तो जूल बटा सेकंड करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। ठीक है, जूल बटा सेकंड करेक्ट ऑप्शन ए है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली किससे बनी होती है बेटा, नाइक्रोम से बनी होती है। किससे बनी होती है मेरे लाल, ये बनी होती है नाइक्रोम से। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले सवाल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलो उससे पहले मेरे को ये बता दो कि नाइक्रोम से क्यों बनी होती है। नाइक्रोम में ऐसा क्या होता है, उच्च प्रतिरोधक होता है। नाइक्रोम में क्या होता है, उच्च प्रतिरोधक होता है नाइक्रोम में। बढ़े अगले सवाल की तरफ, चलो देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बेटा, कार्य करने की क्षमता को ना एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले सवाल में क्या है। विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी बेटा, ऑर्स्टेड ने की थी। ऑर्स्टेड भाई साहब ने इस खोज को किया और हमें आज ये पढ़ना पड़ता है मेरे लाल। ठीक है, तो ऑर्स्टेड भाई साहब ने की थी। और देखते हैं अगले सवाल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे लाल। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। कभी भी चुंबकीय बल रेखा हमें आंखों से नहीं दिखाई देती है। ठीक है, खुली आंखों से दिखाई नहीं देती है, इस वजह से हम मानते हैं कि ये इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा मेरे लाल, करेक्ट आंसर होगा काल्पनिक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं बेटा, जनित्र बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए हियर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध कैसा होता है। लघुपतन यानी कि शॉर्ट सर्किट। जब भी लघुपतन होती है तो करंट बहुत ज्यादा होता है, जब करंट कम होता है तो बेटा रेजिस्टेंस प्रतिरोध कम हो जाता है। क्योंकि ओम का नियम याद करो, ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है ना, सॉरी I इज इक्वल्स टू VR होता है, वेरी सॉरी, हट जा भाई, हट जा हट जा। I इज इक्वल्स टू V बटा R होता है, I इज इक्वल्स टू V बटे R होता है। तो अगर करंट ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। लघुपतन में क्या होता है एग्जैक्टली, करंट बहुत ज्यादा हो जाती है जिससे शॉर्ट सर्किट होती है, उससे में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो बेटा लघुपतन के परिपथ में प्रतिरोध क्या हो जाती है, प्रतिरोध बहुत कम हो जाती है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, यूरेनियम होते हैं मेरे लाल। क्यों, क्योंकि इसमें से ऊर्जा बहुत ज्यादा निकलती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़े क्या एंड देखते हैं अगला सवाल क्या है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सन से, सूरज से मिलती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, सूरज जी होंगे, सूरज महाराज होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है। तो देखना जल का अर्थ क्या होता है, पेट्रो का अर्थ होता है पेट्रोलियम से। ठीक है, एंड टर्बो का टरबाइन से होता है, हाइड्रो का जल से होता है, एंड बेटा नाइट्रो का नाइट्रोजन से होता है। नाइट्रोजन क्या होती है बेटा, गैस होती है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। चलो
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है मेरे लाल? जब भी एक बार विस्थापन होती है तो उसको हम एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके लिए बेटा हमें यहाँ पे एक छोटी सी अभिक्रिया लिखनी होगी, ठीक है, एक छोटी सी अभिक्रिया लिखनी होगी एकल विस्थापन के लिए। तो गौर करना बेटा, गौर करना, एकल विस्थापन अभिक्रिया के लिए हमें एक यहाँ पे छोटी सी अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ पे हमें एक छोटी सी अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी, कुछ ऐसी अभिक्रिया। मान लो ये कॉपर है, मान लो कि ये क्या है बेटा, कॉपर है। कॉपर की अभिक्रिया अगर हम 2Ag यानी कि सिल्वर NO3 से करवाएं, ठीक है, तो क्या बनेगा? कॉपर NO3 ट्वाइस, ठीक है, एंड बेटा जी 2Ag क्या बनेगा? 2Ag। इसका मतलब ये है कि ये जो कॉपर है, ये जो कॉपर है बेटा, इसने Ag को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। इसने Ag को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि कॉपर Ag से ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर Ag से ज्यादा क्रियाशील है, इसलिए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? डी होगा, क्योंकि बेटा कॉपर जो है वो Ag से ज्यादा क्रियाशील है, इस वजह से देखो यहाँ पे Ag को इसने विस्थापन कर दिया। लेकिन अगर बात करें बेटा हम मैग्नीशियम और कॉपर धातु की, तो मैग्नीशियम जो है बेटा वो कम क्रियाशील है, सॉरी, कॉपर जो है वो मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है, तो कॉपर मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगी। सेम NaCl में भी ऐसा ही होगा कि कॉपर सोडियम से कम क्रियाशील है तो इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी, एंड आयरन से भी कम क्रियाशील है तो इसको भी विस्थापित नहीं कर पाएगी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। शाक सब्जियों में विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो जब भी बेटा विघटन होती है शाक सब्जियों में तो क्या होता है? इनके बीच का कार्बन कार्बन का बंध टूटता है, तो जब भी कोई बंध टूटती है तो वहां से ऊर्जा निकलती है, तो इस वजह से ऊष्माक्षेपी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? इनमें से पूछा है कि कौन सा बेटा जी, कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? तो बेटा दहन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो होता है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। श्वसन में भी होता है, ये भी गलत है। भोजन के पाचन में भी होता है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अवक्षेपण में नहीं होता है। करेक्ट ऑप्शन इज डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन से? तो ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6 होता है, तो करेक्ट ऑप्शन तो यही है। लेकिन अगर हम C2H5OH की बात करें मेरे लाल, तो ये किसका होता है? इथेनॉल का होता है। ठीक है, इथेनॉल का होता है। C6H6O6 की बात करें तो ये क्या है मेरे लाल? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? बेंजीन है मेरे लाल। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा मेरे लाल? सी होगा। बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। बेटा सवाल तो काफी आसान पूछे जा रहे हैं, बट यहाँ पे हमें पढ़ना थोड़ा सा पड़ेगा, है ना। चलो, कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलन के लिए जैसा कि हमने अभय में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो संतुलन के लिए हमें ये जरूरी होता है कि दोनों तरफ हमें देखना होता है कि परमाणु बराबर है कि नहीं बराबर है। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ डी ऑप्शन में परमाणु बराबर नहीं है। कैसे? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु है बेटा? ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। यहाँ पे देखो 4 हुए, 5 हुए, ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 ही है, तो ये असंतुलित है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। रेस्ट को अगर तुम देख लो, चेक कर लो ऐसे ही, तो वो संतुलित होंगे। ठीक है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को अगर नीला कर रहा है तो मैंने तुम्हें अभय में एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी? कि अम्ल में क्या आता है? एल आता है। तो ये क्या करेगा? नीले को क्या करेगा? रेड करेगा, लाल करेगा। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ है, लाल को नीला कर रहा है, तो ये किसका होगा बेटा? क्षार का होगा। क्षार का पीएच कितना होता है? 7 से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे 11 ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं इस सवाल में क्या लिखा हुआ है। यशद पुष्प क्या कहलाता है? यशद पुष्प देखो, इसको फिलोसफर्स वूल का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जब जिंक ऑक्साइड को क्या होता है बेटा? गर्म करते हैं। जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं बेटा, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? हवा के प्रेजेंस में जब इसको गर्म करते हैं तो सफेद रेशे जैसा हमें एक पदार्थ उत्पाद बनते हुए दिखता है जो ऊन के जैसा दिखता है, इस वजह से इसको ये नाम दिया गया है। तो ये क्या होगा बेटा? जिंक ऑक्साइड होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? तो बेटा ये तो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बट कैसे होगा? अब ये हमें रिएक्शन की मदद से समझना पड़ेगा। कैसे? रिएक्शन की मदद से हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये क्या है बेटा? ये है CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसको जब हम बेटा कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है? CaCO3 बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बनती है। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होती है बेटा, ये प्रेसिपिटेट होती है। सफेद रंग की ठोस पदार्थ
पदार्थ होती है जो नीचे जम जाती है और इसी की वजह से पूरा विलयन कैसा हो जाता है बेटा, सफेद हो जाता है, दुधिया हो जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं मधुमक्खी के डंक में कौन सा निम्नलिखित अम्ल होता है। तो बेटा इसमें होती है मिथनोइक अम्ल, लेकिन सिट्रिक अम्ल किसमें होती है, लेमन, संतरे वगैरह में होती है। इथनोइक अम्ल की अगर हम बात करें तो इथनोइक किसमें होती है मेरे लाल, इथनोइक होती है सिरके में। किसमें होती है, सिरके में। ठीक है, याद कर लो, सिरके में होती है। ऑक्सैलिक किसमें होती है, टमाटर में होती है। किसमें होती है, टमाटर में होती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या दिया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। जैसा कि हमने अभय में पढ़ा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक और नाम होता है, क्या होता है बेटा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम, आजा भाई आजा आजा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अम्ल और क्षार की अगर हम आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या मिलता है, लवण मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा, लवण होगा, डी सी होगा। ठीक है, सी होगा, लवण होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है। तो इसके लिए बेटा हमें ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले ये किस समूह से हैं। ठीक है, तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये 14 समूह से हैं। अगर बेटा हम फॉस्फोरस की बात करें तो 15 समूह से हैं। एल्युमिनियम की बात करें तो 13 समूह से हैं, 13 समूह से हैं। एंड अगर बेटा जी हम सोडियम की बात करें तो ये क्या है बेटा, ये पहले समूह से हैं। तो यहाँ पे बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 3 होंगे और इसमें कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो सबसे अधिक किसमें है बेटा जी, फॉस्फोरस में है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है बेटा, सी है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। क्यूप्राइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। क्यूप्राइट किसका होता है, कॉपर का होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। बहुत आसान सवाल है, लड्डू सवाल। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो ऑक्सीजन की संयोजकता देखने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होगा। तो मतलब अगर ये 2 और इसको मिल जाता है, अगर इसको 2 और मिल जाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 2 की है। 2 इसको और चाहिए है ना पूरा होने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे सी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या है। गंधक की परमाणु संख्या क्या है। बेटा गंधक से आप क्या समझते हैं, देखो गंधक किसको बोलते हैं, सल्फर को बोलते हैं, है ना। किसको बोलते हैं, गंधक, गंधक बोलते हैं बेटा सल्फर को। किसको बोलते हैं मेरे लाल, सल्फर को बोलते हैं। अब देखना बेटा सल्फर जो है ना, इसकी परमाणु संख्या होती है 16। सल्फर की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। चलो बढ़ते हैं आगे, लेकिन उसके पहले मैं तुमको बता दूं कि बेटा सिलिकॉन की होती है 14। ठीक है, सिलिकॉन की होती है 14। उसके बाद फॉस्फोरस की होती है 15 एंड 17 किसकी होती है बेटा, क्लोरीन की होती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं एंड अभिक्रियाशील समूह को क्या बोलते हैं। इस समूह को हम क्या बोलते हैं, इस समूह को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इस समूह को हम क्या बोलते हैं, अगर CO के साथ 2 डंडी निकली है ना तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। तो बेटा हमेशा इथाइन का उपयोग होता है। याद रखना कि वेल्डिंग में हमेशा इथाइन का ही उपयोग होता है। चलो, कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है। कार्बन आवर्त सारणी बेटा किस वर्ग का सदस्य है, ये पूछा गया है। तो बेटा याद रखना कार्बन जो होती है ना, समूह 14 की होती है। कार्बन जो होती है समूह 14 की होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, 4th होगा, डी होगा। ठीक है, चलो अब अगर मैं तुमको ये भी बता दूं कि 3 किसकी है बेटा जी, 3 स्कैंडियम की है। ठीक है, स्कैंडियम की है। 13 किसकी है बेटा जी, 13 होती है बोरॉन की। ठीक है, एंड 6 किसकी होती है मेरे लाल, क्रोमियम की होती है। ठीक है, हाँ नहीं कार्बन की होती है शायद। चलो ये स्कैंडियम की है, ये बोरॉन की है एंड ये किसकी है बेटा जी, ये किसकी है, कार्बन की है एंड ये किसकी होती है, क्रोमियम की होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं सवाल नंबर 46 में क्या दिया हुआ है। इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु संख्या कितनी होती है। तो बेटा इथाइन में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 बंद होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन होता है। तो सबसे ज्यादा कौन होता है बेटा, सबसे ज्यादा होता है यहाँ पे हमारा फ्लोरीन, फिर होता है फ्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है क्लोरीन। ठीक है, फिर होता है आयोडीन। सबसे कम आयोडीन होता है। देखो यहाँ पे सबसे अधिक पूछा है तो हो सकता है सबसे कम भी पूछ ले। तो सबसे अधिक क्या है, फ्लोरीन, और सबसे कम कौन होती है, आयोडीन होती है। ठीक है, क्लोरीन और ब्रोमीन। देखो यहाँ पे उल्टा लिख दिया मैंने,
क्लोरीन होती है, फिर ब्रोमीन होती है, फिर आयोडीन होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो यहाँ पे होते हैं बेटा 7। कितने आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, चलो 7 आवर्त होते हैं। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजिकता कितनी होगी? इसकी संयोजिकता कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें निकालना पड़ेगा। 2, 8, 8 और 1 होता है, लास्ट में 1 है। ठीक है, तो इसके आउटर शेल में, बाहरी परत में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 होंगे। ठीक है, तो 1 इसको और मिल जाएगा तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी बाहरी कितनी होती है बेटा? 1 होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में खड़े स्तंभों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। खड़े स्तंभों की संख्या कितनी होती है मेरे लाल? 1 मिनट। वर्टिकल कॉलम की बात हो रहा है ना, तो 18 होगी। वर्टिकल कॉलम कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, वर्टिकल कॉलम 18 होते हैं मेरे लाल, और आवर्त जो होते हैं वो 7 होते हैं। आवर्त, ये क्या होगी? आवर्त। ठीक है, आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। और खड़ी जो स्तंभें होती हैं वो कितनी होती हैं? 18 होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु होता है? कौन से धातु की यहाँ पे बात हो रही है? तो बेटा देखना, मैग्नीशियम जो होता है ना, मैग्नीशियम जो होता है उसकी एटॉमिक संख्या कितनी होती है बेटा? 12 होती है। एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितनी होती है? 12। और मैग्नीशियम क्या होता है? धातु होता है। तो करेक्ट ऑप्शन तो यही होगा। बट एक बार हम देख लेते हैं कि बाकी रेस्ट 3 ऑप्शन क्यों गलत है। तो बेटा अगर पहले सवाल की बात करें तो 9 परमाणु संख्या किसकी होती है? मेरे लाल बताना, 9 परमाणु संख्या किसकी होती है? 6 किसकी होती है? एंड बेटा जी 8 किसकी होती है? तो 8 तो होती है ऑक्सीजन की। किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। ये अधातु होता है। उसके बाद 6 की बात करें तो कार्बन का होता है, एंड ये भी क्या है बेटा? एक अधातु है, नॉन मेटल है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा 9 का, किसका? 9 का बात करूं तो ये किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। फ्लोरीन का होता है, ये भी एक क्या है बेटा? अधातु होता है, नॉन मेटल होता है। तो ये सारे क्या है बेटा? नॉन मेटल है, एंड मैग्नीशियम ही एक धातु है, मेटल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे बी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन से हैं? कौन से हैं बेटा? टिम्बर तो होता ही है, लकड़ी से रिलेटेड होता है, लकड़ी की कटाई वगैरह से। कागज भी उसी से बनते हैं। लाख यानी कि जो गोंद वगैरह निकलता है ये भी इसी से रिलेटेड है। तो इनमें से सभी होंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे? डी होंगे। बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ एंड देखते हैं यहाँ पे क्या है। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने के लिए कौन सा तकनीक यूज होता है? तो अगर सीधे जड़ों में पहुंचाना है तो ड्रिप इरिगेशन, यानी कि बेटा जी जिसको हम बोलते हैं टपकन सिंचाई। क्या बोलते हैं? टपकन सिंचाई। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या है कि बेटा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष में हुआ था? तो 1973 में हुआ था। किसमें? 1973 में हुआ था, याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी होगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं कि अगले सवाल में क्या है। कवक में पोषण कौन सी विधि से पाई जाती है? फंगाई। कवक को क्या बोलते हैं? फंगाई। और इसमें क्या होती है बेटा? मृत पोषी होती है, सैप्रोफिटिक जिसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये सड़े गले पत्तों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा बेटा? मृत पोषी होगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन से एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ठीक है, रबर हो या मृत घास पत्ते हो, पॉलीथीन हो, या इनमें से कोई नहीं हो। तो मृत घास पत्ते जो है बेटा जी, ये क्या है बेटा? ये जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं। जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं। देखो रबर, पॉलीथीन, ये सब क्या है? ये सब इतनी जल्दी इसका अपघटन नहीं होता है, लेकिन जो सड़े गले पत्ते हैं इनका अपघटन नेचुरल तरीके से हो सकता है। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ए है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो बेटा बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा से ही होता है। और मुख गुहा में सबसे पहले किसका बेटा जी किसका होता है पाचन? स्टार्च का होता है या कार्बोहाइड्रेट का होता है? स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का। देखो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। मुख गुहा में स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का, नीट में भी आया हुआ है ये। ठीक है, एंड आपके 10th के बोर्ड्स में भी आ सकता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्च या फिर बेटा कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पे होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में कौन सा सवाल दिया हुआ है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम कौन से हैं? श्वसन भी होता है, प्रजनन भी होता है, पोषण भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा मेरे लाल? डी होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में कौन सा प्रश्न दिया हुआ है। किण्वन क्रिया होती है किसमें होती है?
किण्वन की क्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाल, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये किस में होती है बेटा, यीस्ट में होती है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यीस्ट में। करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा, सी है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है। इससे क्या होता है बेटा, इससे अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, शर्करा जो होती है, जो शुगर होती है, उसका फर्मेंटेशन करवाया जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, जब भी हम जीव विज्ञान में आएंगे तो वहां अभी हम इसको पढ़ेंगे, घबराना नहीं। आओ, फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन, बता दिया, यीस्ट में। ठीक है, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखो वायवीय है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो होगा ही। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरे लाल, डी है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन, कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है, वसा को, ग्लूकोज को, प्रोटीन को, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ग्लूकोज को बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहीं से हमें एनर्जी मिलती है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C6H12O6 है, और यहीं से हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का ईंधन बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पौधों में वशोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग से होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन किस अंग से होता है बेटा, पत्तों के स्टोमेटा, रंध्र के द्वारा होती है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पत्तों से होती है। एंड पत्तों में कहाँ से होती है बेटा, रंध्र से होती है। ठीक है, फूलों में नहीं होती है बेटा, तनों से नहीं होती है, पत्तों से होती है। ठीक है, पत्ती में होती है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं बेटा कि अगले सवाल में क्या सवाल है हमारे लिए। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तो बेटा ये परिसंचरण का है, सर्कुलेटरी सिस्टम का है, श्वसन का नहीं है बेटा जी। ठीक है, श्वसन का नहीं है बिल्कुल, पाचन का भी नहीं है, उत्सर्जन का भी नहीं। उत्सर्जन के लिए तो किडनी वगैरह है। तो हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। तो ये होता है मेरे लाल फाइब्रिनोजन। क्या होता है, फाइब्रिनोजन, क्योंकि बेटा ये रेशे जैसा होता है, रेशे जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, जैसे मकड़ी का जाला होता है, उसी में आके जितनी कोशिकाएं हैं, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, वो फंस जाती हैं और ये एक थक्के का रूप ले लेती है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, मतलब प्लांट्स के जो वेस्ट होते हैं वो किसमें संचित होते हैं, किसमें स्टोर होते हैं, बार्क, छाल में, पत्तियों में, कोशिकाओं की रिक्तिकाओं में। चलो इसका आंसर क्या होगा मेरे लाल, इसका आंसर जो होगा वो होगा इनमें से सभी होते हैं। ठीक है, इनमें से सभी होते हैं। छाल में जैसे गोंद होती है, ठीक है, और वैक्यूल्स में भी होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होंगे, डी होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। अमोनिया अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। जब अमोनिया टूटता है तो क्या बनता है बेटा, NH3 बनता है। क्या बनता है, जब अमोनिया अम्ल टूटती है तो क्या बनता है, NH3 का निर्माण होता है, यूरिया। ठीक है, अमोनिया या फिर यूरिया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द छोड़ो, वृक्क का प्रधान कार्य क्या होता है। वृक्क का यानी किडनी का प्रधान कार्य क्या होता है, उत्सर्जन होता है बेटा। किडनी का काम ही यही होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो खराब चीजें हैं हमारे शरीर से, उनको निकालना, उत्सर्जन में इनका काम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, पादप यानी कि प्लांट हार्मोन, पौधों का। ठीक है, पौधों का हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन तो ह्यूमन का है, ठीक है, एंड एस्ट्रोजन भी ह्यूमन का है, थायरॉक्सिन भी ह्यूमन का है, और साइटोकिनिन, यस साइटोकिनिन क्या है बेटा, प्लांट का है। क्या है, प्लांट का है। तो इसमें से पूछा है कौन सा पादप हार्मोन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं कि अगले सवाल में क्या दिया हुआ है। फ्रूट राइपनिंग के लिए, फल पकाने के लिए कौन सा हार्मोन का हम इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी बेटा गर्मियों में हम आम को पकाने के लिए भी जो पदार्थ ले आते हैं, वो पदार्थ कौन सी होती है बेटा, वो होती है इथाइलिन। क्या होती है, इथाइलिन होती है। ठीक है, अगर मैं कहूँ जिबरलिन का काम क्या होता है बेटा, तो जिबरलिन का काम होता है तनों की लंबाई को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और बेटा ये ऑक्सिन का काम क्या होता है, कोशिकाओं की वृद्धि के लिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं एंड हाँ सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एंड अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या है। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। देखो यहाँ पे गौर करना, कपाल तंत्रिकाओं की संख्या पूछी गई है तो कितनी होती है, 12 जोड़ी होते हैं। ठीक है, अगर मैं 10 जोड़ी कहूँ तो ये किस में होती है, मछलियों में होती है, मछलियों में होती है। ठीक है, मछलियों में होती है, फिशेज में होती हैं। ठीक है, एंड 31 जोड़ी की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो ये किस में होती हैं, ये स्पाइनल में होती हैं। किस में, स्पाइनल में होती हैं। चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं बीपी, उसको नियंत्रित करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ बताओ, रुधिर चाप
रुधिर चाप नियंत्रित किससे होता है? थाइमस के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा, वृषण के द्वारा या एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा? तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ये होता है, ठीक है। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। देखो थाइमस हमेशा प्रतिरक्षा के लिए होता है। थाइमस किसके लिए होता है बेटा? इम्यून सिस्टम के लिए या प्रतिरक्षा के लिए होता है, ठीक है। एंड वृषण जो है बेटा जी, वृषण जो है, वृषण किसके लिए? टेस्टिस जो होती है बेटा, ये क्या बनाती है? गैमीट्स को बनाती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्या पुरुष में लैंगिक प्रजनन के लिए इस्तेमाल होती है? कौन? टेस्टिस। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में होता है बेटा जी बडिंग, मुकुलन होती है। हाइड्रा में क्या होती है? मुकुलन होती है, ठीक है। हाइड्रा में क्या होती है बेटा? मुकुलन होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। पुष्प में नर प्रजनन का अंग क्या होता है? पुष्प में नर प्रजनन का पुकेंशर होता है, ठीक है, पुकेंशर होता है। आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं, ये छूट गया क्या? हाँ, ये बता दीजिए आप, पुकेंशर होता है पुष्प में। स्टेमन जिसको बोलते हैं। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में बनता है या फिर बेटा जी वृषण में बनता है, गर्भाशय में, अंडाशय में? तो बेटा ये बनता है वृषण में। शुक्राणु किसमें? यानी कि जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। तो ये कहाँ बनती है मेरे लाल? ऐसे टेस्टिस होती है, ठीक है, टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर ही बनता है शुक्राणु, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, वृषण में बनती है। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? तो हमारी उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है। क्या नहीं था बेटा? ऑक्सीजन नहीं था पृथ्वी पर हमारी उत्पत्ति से पहले, जीवों की उत्पत्ति से पहले, ठीक है। उसके बाद बेटा आर्कियोटेरिक के संबंध में निम्नलिखित कौन कथन सही है? कौन सा कथन सही है आर्कियोटेरिक्स के लिए? तो बेटा ये जीवाश्म है, फॉसिल है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके अलावा बेटा इनके जबड़े में दांत थी और उंगलियों में नाखून थे, बिल्कुल सही है। इनमें डैन तथा पंख विद्यमान थे, बिल्कुल सही है बेटा, इनके पास पंख भी थे एंड बेटा फेदर्स भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, इनमें से सारे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? तो बेटा जो घोंघा होते हैं, जिनको स्नेल्स बोलते हैं, तो ये एक्चुअली लिंग नहीं बदल सकते हैं। होता ये है कि इनके अंदर नर और मादा दोनों होती है, ठीक है। तो नर और मादा हर्माफ्रोडाइट जिसको बोलते हैं, इस वजह से इनको बोलते हैं कि ये अपने लिंग को बदल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? घोंघा होगा या स्नेल्स होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो बेटा भूमंडल हो, चाहे जलमंडल हो, चाहे स्थल मंडल हो, कुछ भी, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, कुछ भी हो, वो सारे किसमें आते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर के पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। चलो, मैदानिक परिस्थितिक तंत्र के तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता होता है? ठीक है, अब देखना, अगर कहा जा रहा है कि मेढक इकोसिस्टम में किस प्रकार का उपभोक्ता होता है, तो ये समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा बेटा? ये समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर ग्रास है, ठीक है, ग्रास यानी कि घास है, तो घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डे को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा, मेंढक खाएगा। तो ये क्या है बेटा जी? ये तो प्रोड्यूसर है, ये तो प्रोड्यूसर, ये तो बना रहा है। खाने वाला ये प्राइमरी हुआ, इसको खाने वाला ये सेकेंडरी हुआ, तो ये क्या होगा? बी, द्वितक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या है। निम्नांकित में कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है? मतलब उसका निम्नीकरण नहीं हो सकता है, तो वो होता है DDT, एज इट इज बना होता है बेटा, उसका निम्नीकरण कभी भी नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं। तो अब आता है बेटा हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न की बारी, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर के हैं। यहाँ पे मैं PPT तुम्हें खोल के दिखाऊंगी कि लघु उत्तरीय प्रश्न को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अभी तक हमने बात की कि हमें ऑब्जेक्टिव किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आपको 40 ही करना है, मैंने आपको सारे के सारे 80 करवा दिए। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव की, क्योंकि सब्जेक्टिव का भी अपना अलग महत्व होता है मेरे लाल, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि जो हमारा पहला सवाल है, पहला सवाल हमारा कौन सा है कि हम आवर्धन किसे कहते हैं या मैग्निफिकेशन हम किसे बोलते हैं? तो मैग्निफिकेशन हम किसे बोलते हैं? देखो कि कभी भी बेटा किसी लेंस या किसी लेंस या फिर किसी दर्पण के द्वारा, किसी लेंस या फिर किसी दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाती है और उस प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसका अनुपात हम किससे लेते हैं? वस्तु की ऊंचाई से लेते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? आवर्धन बोलते हैं, और इसे बेटा स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना होगा। एंड ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्या होती है? दिशाहीन होती है, विमाहीन होती है, डायमेंशन नहीं होता है इसमें, राइट। इसके अलावा नोट करना बेटा यहाँ पे और कि अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है, अगर m की वैल्यू 1 से ज्यादा है
तो प्रतिबिंब बड़ी बनेगी। अगर m की वैल्यू x से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटी बनेगी। अगर m 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब आकार के समान ही बनेगी। और अगर m के आगे पॉजिटिव साइन लग गया तो क्या होगा बेटा, जो हमारी प्रतिबिंब होगी वो आभासी होगी और सीधी होगी। और अगर नेगेटिव लग गया बेटा तो ये वास्तविक होगी और उल्टा होगी। डोंट वरी, हम अपने अभय में ये सब कुछ बहुत आसानी से कवर करेंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। ठीक है, आओ अगले सवाल में हमसे पूछा जा रहा है बेटा कि अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है अवतल लेंस को। ठीक है, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहने के पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये किरणों को क्या करती है बेटा, किरणों को बाहर की तरफ फैला देती है। किरणों को बाहर की तरफ, कोई भी किरण आ रही है तो वो अलग अलग दिशाओं में मुड़ जाएगी, फैल जाएगी। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है बेटा, अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम देखें बेटा कि हमारा अगला सवाल क्या है, तो बेटा यहाँ पे पार्श्विक विस्थापन के बारे में पूछा जा रहा है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझने से पहले यहाँ पे तुम ये समझ लो कि मान लो ये क्या है, एक स्लैब है। ये क्या है मेरे लाल, ये एक स्लैब है। एंड यहाँ से कोई रे आ रही है, कोई किरण आ रही है, कोई प्रकाश आ रही है। ठीक है, ये प्रकाश इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे मुड़ गई। क्यों? क्योंकि बेटा ये गाढ़े 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 मीडियम में आ गई। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या था, रेरर मीडियम था, मतलब विरल था। बाहर कैसा था, विरल था। एंड अंदर कैसा है, गाढ़ा है। तो जाना ऐसे चाहिए था बट ऐसे हो गई। फिर बेटा गाढ़े से फिर हल्के में जा रही है तो फिर ऐसे मुड़ जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं बेटा कि लेटरली शिफ्ट हो गई है, एक तरफ को मुड़ गई है बेटा। एक जाना ऐसे चाहिए था बट एक तरफ को मुड़ गई और फिर ऐसी हो गई, इसी को बोलते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं कि अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अगले सवाल में पूछा जा रहा है बेटा कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा क्या होती है आपकी नजरों में, आप हमें वो बताइए क्या होती है। तो बेटा विद्युत धारा की प्रबलता क्या होता है कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट, यानी कि जो क्रॉस सेक्शन होता है उससे, उस क्रॉस सेक्शन से, उस अनुप्रस्थ काट से प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना है, प्रति इकाई में कितना विद्युत का प्रवाह हो रहा है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता बोलते हैं। ठीक है, कितनी मात्रा में विद्युत की धारा हो रही है उसे ही प्रबलता या फिर केवल विद्युत धारा कहते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, आई क्या होते हैं, करंट होता है और क्यू बटा टी होता है। अब यहाँ पे समझना, आई और क्यू बटा टी क्या होती है बेटा, आई क्या होती है, करंट होती है, और क्यू बटा टी ये इसका सूत्र होता है। ये तुम लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, जहां विद्युत धारा है, आई क्या है, विद्युत धारा है, क्यू क्या है, आवेश की मात्रा है, और टी क्या है बेटा, समय है। बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगले सवाल में हमसे पूछा गया बेटा, ऑन विच फैक्टर्स डज द, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव किन किन कारकों पर निर्भर करती है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो बेटा ये एच आई पर निर्भर करती है, आर पे और टी पे निर्भर करती है। आई का मतलब क्या होता है बेटा कि विद्युत धारा की प्रबलता पर निर्भर करती है। उसके अलावा बेटा चालक की प्रतिरोध, आई यानी आर यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध पे भी निर्भर करती है। उसके अलावा बेटा जी ये टाइम यानी कि समय पे भी निर्भर करती है। कुछ इस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग होनी चाहिए। आगे बढ़े क्या एंड देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। अगले सवाल में हमसे पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसे बोलते हैं, उसे क्या बोला जाता है। तो आइए एक बार देखते हैं कि इसे क्या बोला जाता है और क्यों बोला जाता है, कैसे बोला जाता है। चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय प्रेरक जो होते हैं बेटा, वह घटना है जिसमें किसी पदार्थ, किसी परिपथ या कुंडली में और उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। तो मतलब एक बार फिर से समझना, मैं कह रही हूँ कि किसी परिपथ, कोई सर्किट है या कोई कुंडली है, अगर उसके आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है, किसी भी सर्किट के आसपास चुंबकीय क्षेत्र में अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो उसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरक बोलते हैं। इसी परिवर्तन के कारक क्या होता है बेटा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनती है और उसी को क्या बोलते हैं, उत्पन्न होती है, और उसी को क्या बोलते हैं बेटा, ईएमएफ के, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत चुंबकीय प्रेरक बोलते हैं। इसी प्रेरित ईएमएफ के कारण परिपथ में एक प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरक बोलते हैं। इस तरीके से आपको आपकी आंसर राइटिंग करनी है आपके एग्जामिनेशन में। तो ये बेटा क्या है, एक तरीके का आंसर राइटिंग मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हो जाता है, सब्जेक्टिव नहीं हो पाता है बच्चों से। तो आंसर राइटिंग आपको आपके इस तरीके से करनी है। एग्जाम्पल उदाहरण जरूर लिखना है, जैसे कि जनरेटर हो गया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। मैक्सवेल की दक्षिणी हस्त नियम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, बहुत आसान सा है एंड यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, तो देखना। मैक्सवेल की दक्षिणी हस्त नियम क्या होती है। यह नियम किसी सीधे धारावाहिक चालक
के चारों ओर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, अगर जो हमारा अंगूठा है तो वो क्या बताता है बेटा, विद्युत की धारा की दिशा को बताता है। अंगूठा जो होता है विद्युत की धारा की दिशा को बताता है, और जो हमारी उंगलियां होती हैं बेटा, वो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। मतलब हमारा जो राइट हैंड होता है, मेरा तो राइट हैंड ये है, तो ये क्या है, ये करंट को दर्शाएगा, विद्युत को दर्शाएगा, और ये जो है बेटा जी, ये उंगलियां जो है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को दर्शाती है। बढ़ते आगे एंड देखते हैं बेटा, बढ़ते आगे एंड देखते हैं कि व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। ऊर्जा का अच्छा स्रोत क्या होता है, जिसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होंगी वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होगा। जैसे बेटा वो सुलभ हो, मतलब इजीली हमें मिल सके, ठीक है, उसका भंडारण और परिवहन सस्ता हो, ठीक है, एंड बेटा जी वो सुरक्षित हो, कम प्रदूषण निकाले, ठीक है, प्रदूषित ना करे माहौल को। तो ये सारी क्वालिटीज जिसके अंदर होगी वो ऊर्जा का अच्छा स्रोत होगा। तो अब देखना, अब हमसे अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है। अब बेटा दीर्घ उत्तरीय या लॉन्ग आंसर की बारी आ चुकी है। एक सवाल जो है वो 6 नंबर का यहाँ पे है, एंड यहाँ पे आपको टोटल 6 सवाल मिलेंगे, बट आपको करने कितने हैं, नहीं 9 होंगे, 9 मिलेंगे, एंड आपको इनमें से करना कितना है, प्रश्न संख्या 9 और 10 दीर्घ उत्तरीय, इनमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर करना है। राइट, 2 प्रश्न है और केवल एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको करना है। जरा देखना, यहाँ पे 6 नंबर के सवाल हैं ये, ठीक है, 6 नंबर के सवाल हैं ये मेरे लाल। हाँ, हमें रे डायग्राम की मदद से बताना है, किरण आरेखों की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझाना है। ठीक है, तो देखना यहाँ पे गौर करना कि हमें किरण आरेखों, रे डायग्राम की मदद से उत्तल और अवतल लेंसों के प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस को समझाना है। तो ये थोड़ा सा कठिन आपको लग सकता है, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अब देखना, ये क्या है बेटा, ये उत्तल लेंस है, ये क्या है, उत्तल लेंस है, और ये क्या है, अवतल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस क्या है, यहाँ पे एक जगह से, यहाँ पे देखना एक जगह से किरणें जा रही हैं, एक जगह से किरणें जा रही हैं, लेकिन बेटा जी इस उत्तल लेंस से होने के बाद ये क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्या हो गई बेटा, पैरेलल हो गई, एक दूसरे के बराबर हो गई। तो इसका जो होगा फोकस होगा वो कहाँ पे होगा बेटा, F1 पे होगा। इसका फोकस कहाँ पे होगा, F1 पे होगा, क्योंकि सारी किरणें यहीं से आ रही हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं तो सारी किरणें ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, ऐसे आ रही थी, लेकिन बेटा जी, लेकिन यहाँ पे अवतल लेंस से गुजरने के बाद ये कैसी हो गई, इसके पैरेलल हो गई, इसके पैरेलल हो गई। इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, जाना तो ऐसे चाहिए था, बट ये ऐसे गई नहीं बेटा जी, ये कैसे हो गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ सी गई। ठीक है, मतलब एक जगह से आई, बट ये एक जगह को केंद्रित नहीं हुई, ये मुड़ गई। तो अगर इनको हम पीछे की तरफ खींचेंगे, इन रेखाओं को पीछे की तरफ खींचे, केंद्रित करें, तो इसका फोकस कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ पे हम बात करें फोकस 2 की, अगर हम बात करें, ठीक है, फोकस 2 की अगर हम बात करें, तो फोकस 2 में देखना, ये हमारा उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस में किरणें ऐसे जा रही थी, एंड बेटा जी यहाँ पे किरणें आकर के मिल रही हैं। तो जहां पे मिल रही हैं ये क्या है, इसका फोकस 2 है। अगर फोकस 2 अवतल लेंस के फोकस 2 की बात करें, अवतल लेंस के फोकस 2 की बात करें, तो देखना ये किरणें ऐसे जा रही थी, एंड बेटा यहाँ पे अलग हो गई, ये किरणें ऐसे गई, लेकिन ये किरणें यहाँ पे गई और ऐसे मुड़ गई। बट बेटा जी इसे मुड़ना तो नहीं चाहिए था, मतलब देखो यहाँ पे मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि ये जो किरण है, ये किरण ऐसी आई और इस लेंस से होने के बाद ये इस तरीके से मुड़ गई, इस लेंस से होने के बाद इस तरीके से मुड़ गई, और ये जो है ये सीधी ही गई। तो अगर बेटा जी इस रेखाओं को हम पीछे की तरफ खींचे, तो ये कुछ ऐसी जाएंगी, तो इसका फोकस 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कुछ। ठीक है, तो हमने तुमको अवतल लेंस और उत्तल लेंस के फोकस 1 और फोकस 2 के बारे में यहाँ पे समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। ठीक है, करना तो एक ही है, बट यहाँ पे एक तो तुमने कर लिया, और दूसरा क्या है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों एवं समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ देखते हैं, व्यंजक प्राप्त करते हैं एंड देखते हैं। इस सवाल का आंसर ये है।
देखो जो हमारे श्रम क्रेडी संयोजन होते हैं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं, अगर इनको हम एक श्रम में, एक श्रेणी में अगर हम इनको जोड़ें तो कुछ ऐसा होगा। तो हमारा देखो बेटा V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। V इज इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है ओम के नियम के हिसाब से। तो अगर बेटा हमें एक क्रम में जोड़ना है तो कुल वोल्टेज को अगर हमें जोड़ना है तो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, क्योंकि सभी एक ही सीरीज में जुड़े हैं। सभी क्या है, एक ही सीरीज में जुड़े हैं, तो V क्या होगा, V1 V2 और V3 के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V1 आई आर वन के बराबर होगा, V2 आई आर टू के बराबर होगा, V3 आई आर थ्री के बराबर होगा। अब देखो इनको हम जोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं, V को किसके बराबर लेते हैं बेटा, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री को लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से आई को कॉमन निकाल लेंगे और बाकी को किसके कोष्टक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अब देखना बेटा यहाँ पे अगर हमें V टोटल V निकालना है तो क्या होगा, टोटल V निकालना है तो क्या होगा, V क्या होता है, V का मतलब क्या होता है, आई आर होता है। V का मतलब क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पे V को आई आर लिख दिया, एंड ये तो पहले से लिखा ही था, तो यहाँ पे I, यहाँ से I और यहाँ से I कट जाएगा, तो R टोटल कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? और अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा पीछे करके फिर से समझना। देखो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल्स टू आई आर है। ठीक है, अगर हमें V टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, I1 I2 और I3। ठीक है, IR1 IR2 और IR3 को हम एक सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक है, एक क्रम में, एक श्रेणी में इनको हम पहले जोड़ेंगे और फिर I को, जो हमारा करंट है, उसको कॉमन निकाल लेंगे और V इज इक्वल्स टू आई आर होता ही है, तो यहाँ पे भी आई आर लिख लेंगे, यहाँ पे भी आई आर लिख लेंगे, और ये आई आर है ही पहले से, तो I और I को काट देंगे तो हमारे पास R टोटल निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से बेटा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का देखा, अब हम समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में भी हमसे पूछा गया है, तो ये भी बहुत आसान है। इसमें क्या होता है, I1 सेम वैसे ही है कि I1 जो I है वो I1 I2 और I3 के बराबर है। ठीक है, तो I क्या होता है, V बटे R होता है, तो I1 V बटे R1 के बराबर हो गई, I2 V बटे R2 के बराबर हो गई, I3 V बटे R3 के बराबर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि अगर हम टोटल निकालें, टोटल I की वैल्यू निकालें, तो V क्या होता है, I क्या होता है, V बटे R के बराबर होता है, और ये सब इसके बराबर है। ठीक है, ये सब इसके बराबर है। तो अब देखना बेटा यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, V को कॉमन निकाल रहे हैं। V को क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं। तो अगर V को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जी, यहाँ पे तुम देखना, यहाँ पे तुम देखना एक बटे आर किसके बराबर है, इन सब के बराबर है, पैरेलल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे तुमने क्या किया, सिंपली यहाँ पे तुमने V को कॉमन निकाला, V को तुमने कॉमन निकाला और V को V से काट दिया, तो एक बटे आर किसके बराबर हो गया, R1 R2 R3 के बराबर हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो सीरीज और पैरेलल की बात हमने यहाँ पे कर ली। ठीक है, उसके बाद बेटा सवाल में हमसे पूछा गया है, उसके बाद हमसे सवाल में पूछा गया बेटा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है मेरे लाल। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है कि बेटा कभी भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलते हैं आपस में और एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसी को मतलब संयोजन क्या है, दो लोगों का मिलना और एक नया उत्पाद बनना। तो यहाँ पे दो लोग मिल रहे हैं और एक नया उत्पाद बन रहा है, उसी को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, एंड देन हमसे पूछा गया है बेटा रैंसिडिटी या विकृत गंधिता के बारे में, वकृत गंधिता के बारे में। तो वकृत गंधिता क्या होती है, जब भी किसी तेलीय खाद्य पदार्थ को ऑक्सीजन या नमी के संपर्क में रखते हैं तो उसकी गंध बदल जाती है, उसका स्वाद बदल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वकृत गंधिता। मतलब तेलीय खाद्य पदार्थों का बिगड़ जाना, स्वाद बिगड़ जाना, खाने का बिगड़ जाना है ना, बासी हो जाना, उसी को वकृत गंधिता बोला जाता है। उसके अलावा बेटा यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि खारे जल को मृदु बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है। तो भैया देखो, किसी भी जो हमारा हार्ड वाटर होता है, ठीक है, खारा पानी जो होता है, कठोर पानी जो होता है, उसे सॉफ्ट बनाना पड़ता है। सॉफ्ट क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि जब हम उससे कपड़ा धुलेंगे तो झाग नहीं निकलेगा, इसी वजह से हमें उसे सॉफ्ट बनाना पड़ता है। तो जो खारा पानी होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज मिनरल मिले हुए होते हैं। तो जब भी हम क्या करते हैं बेटा, जब भी हम क्या करते हैं कि हम उसमें सोडियम डालते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट उसमें डालते हैं, तो ये जल में जा करके इस मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है बेटा, और क्या बना लेता है, यहाँ पे अघुलनशील कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, अघुलनशील कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, और ये क्या होता है, जो अघुलनशील कार्बोनेट होता है ये नीचे बैठ जाता है और पानी हमारी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है? चलो देखो, मैंने ये बोला कि किसी भी कठोर पानी को सॉफ्ट बनाना जरूरी होता है, मृदु बनाना जरूरी होता है, क्योंकि कठोर पानी जो है बेटा वो
कपड़े धुले, अगर हम उससे कपड़े धुलेंगे तो वो झाग नहीं छोड़ेगी, इस वजह से मृदु बनाना पड़ता है। मृदु बनाने के लिए मैंने तुम्हें अभय में बताया होगा कि एक स्थायी कठोरता होती है, एक अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी को पानी उबाल के हटा सकते हो, लेकिन जो स्थायी होती है उसको पानी उबाल के नहीं हटा सकते। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है बेटा, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाने पर ये क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके एक ऐसा पदार्थ बना लेता है, एक ऐसा अवक्षेप बना लेता है जो क्या होता है, नीचे पानी में बैठ जाता है। मतलब ये कैल्शियम मैग्नीशियम अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं और पानी क्या हो जाती है, मृदु हो जाती है। ठीक, आगे बढ़े एंड देखते हैं कि आगे हमसे क्या पूछा हुआ है। आगे हमसे पूछा हुआ है बेटा, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेनली ये पूछा गया है कि जो नॉर्मल पानी होती है बेटा, ठीक है, वो विद्युत का चालक नहीं होती है, कुचालक होती है, लेकिन जो वर्षा वाली जल होती है ये विद्युत का सुचालक होती है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखना, जो डिस्टिल्ड वाटर होती है, जो नॉर्मल वाटर होती है, सुचालक इसलिए होती है, यह शुद्ध, क्योंकि इसमें लगभग कोई आयन नहीं होता है, इसलिए यह विद्युत की अचालक होती है, नॉन कंडक्टर होती है। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही पूछा था, राइट। हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ कंडक्टर, डिस्टिल्ड वाटर एक कंडक्टर नहीं होता है, मतलब शुद्ध पानी एक कुचालक होती है। सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया था कि जो डिस्टिल्ड वाटर होती है वो कुचालक होती है, लेकिन जो बेटा वर्षा की जल होती है वो एक सुचालक होती है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे आंसर ये है कि जो हमारी नॉर्मल पानी होती है, जो साफ और शुद्ध जल होती है बेटा, इसमें कोई भी आयन नहीं होते हैं, इस वजह से। अब जब आयन ही नहीं है तो विद्युत को लेकर के जाएगा कौन, है ना। वही हमारी जो वर्षा जल होती है बेटा, वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें वर्षा जल में घुलकर उसे अम्लीय बना देती हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है और बहुत सारे गैसेस हैं जो अम्लीय वर्षा में घुले हुए होते हैं, और इसमें क्या है, मतलब फ्री आयंस हैं इसमें। तो ये जो आयंस हैं ये एक मतलब विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में मददगार होते हैं, इसी वजह से ये क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे हमसे रोस्टिंग के बारे में या भर्जन के बारे में पूछा जा रहा है। तो रोस्टिंग और भर्जन से आप क्या समझते हैं मेरे लाल, पीले, हरे, नीले। तो देखो ये धातु कर्म या मेटलर्जी की वह प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्क को उसके गलांक से नीचे के तापमान पर वायु की अत्यधिक उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें किया जाता है मेनली कि जो सल्फाइड अयस्क होती है ना बेटा, उसको गर्म किया जाता है। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, उसको गर्म किया जाता है वायु की अत्यधिक उपस्थिति में, वायु की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, और ये किसमें परिवर्तित हो जाता है बेटा, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ये रहा सल्फाइड अयस्क है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एयर के प्रेजेंस में गर्म करेंगे। सल्फाइड अयस्क को हम क्या करेंगे, सल्फाइड और को हम एयर के प्रेजेंस में गर्म करेंगे, और इससे क्या बन जाएगी बेटा, सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड बन जाती है। तो ये रहा बेटा, ये क्या है, हमारी जिंक सल्फेट है। ठीक है, ये क्या है, सल्फाइड अयस्क है। इसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो ये क्या होती है बेटा, ये अयस्क ऑक्साइड में बदल जाती है, अयस्क ऑक्साइड में बदल जाती है, और इसी को भर्जन बोला जाता है। सिंपली क्या होता है, सिंपली समझ लो, एक बार ये और मैं तुमको समझा रही हूँ कि जब भी क्या होता है कि जब भी सल्फाइड अयस्क को हम एयर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड के फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है, और इसी को भर्जन या रोस्टिंग बोला जाता है। बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा हुआ है। हाँ, पेंटेन के समावयवों के संरचना सूत्र एवं उसके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो कितने आइसोमर्स हो सकते हैं इसके, समावयवों कितने हो सकते हैं इसके, आइसोमर्स कितने हो सकते हैं, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो भैया इसके 3 आइसोमर्स हो सकते हैं मेरे लाल, 3 हो सकते हैं। पहला तो ये एक सिंपल संरचना होगी जिसमें 5 कार्बन होंगे। ठीक है, दूसरी बेटा एक शाखित श्रृंखला होगी, मतलब एक शाखा होगी, और तीसरे वाले में बेटा क्या होंगे, एक से ज्यादा शाखा होंगे। ठीक है, तो 3 आइसोमर्स इसके हो सकते हैं, किसके, पेंटेन के। ठीक है, नियोपेंटेन के, किसके बेटा जी, किसके, पेंटेन के 3 शाखाएं हो सकती हैं, पेंटेन की 3 शाखाएं हो सकती हैं, एक नॉर्मल चेन वाली, दूसरे में एक शाखा होगी, और तीसरे में एक से ज्यादा शाखाएं होंगी। फिर हमसे पूछा गया है धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति क्यों होती है, क्यों धातु चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को त्याग दें, ऐसा क्यों चाहता है वो,
क्योंकि बेटा जी उसके बाहरी शेल में 1 या 2 या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो सोचता है 3 तक हम त्याग सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं त्याग सकते। तो धातु सोचता है कि 3 को अगर हम त्याग देंगे तो बेटा हम स्थायित्व, स्टेबिलिटी या स्थायीनेस को प्राप्त कर लेंगे, स्थायी हो जाएंगे या स्टेबल हो जाएंगे अगर हम इनको त्याग देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, गैस विन्यास को हम प्राप्त कर लेंगे, उत्कृष्ट गैस विन्यास को, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। तीसरा ये कारण है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो जाती है, जिससे धातु धनावेश आयन का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब मिला जुला के देखो ये है कि धातु के बाहरी कोश में अगर 3 इलेक्ट्रॉन तक है, 3 से ज्यादा त्याग नहीं सकता, तो वो सोचेगा कि 3 को हम त्याग दें। ठीक है, या तो उसको लेना पड़ेगा या त्यागना पड़ेगा, तो त्यागना ज्यादा आसान है, तो वो त्याग के सोचता है कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो इस वजह से ये स्टेबिलिटी को पाने के लिए अपने आप को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागना चाहता है। ठीक है, चलो, एंड इसके बाद पूछा गया है कि वन्य जीवों के संरक्षण के विभिन्न उपायों का उल्लेख करें। मतलब अगर हमें वन्य जीवनों को क्या करना है बेटा, वन्य जीवों को क्या करना है, हमें उन्हें कंजर्व करना है, उन्हें संरक्षित करना है, प्रिजर्व करना है, तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, जैसा पहला कि कानूनी सुरक्षा होती है। कानूनी सुरक्षा में हम ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी जीवों की, वन्य जीवों की कोई भी शिकार ना करे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला हो गया। दूसरा कि भैया वो जहाँ पे रहते हैं उस जगह को तो हम पहले सुरक्षित कर दें, उस जगह को सुरक्षित करना दूसरा उपाय है। तीसरा क्या है बेटा, वास स्थान और संचरण, मतलब इनके लिए बेटा नेचुरल हैबिटेट बनवाओ। ठीक है, संरक्षित, पहले देखो क्या करना है कि कानूनी सुरक्षा प्राप्त करनी है कि कोई भी इनका क्या करे बेटा जी, कोई भी इनको आके, जैसे करता है ना कि सलमान खान ने हिरन का शिकार कर लिया था अपने शौक के लिए, तो शौक के लिए किसी भी जीवों का कोई शिकार ना करे, पहले तो इसको सुरक्षित करना है। फिर संरक्षित क्षेत्र बनाना है इनके लिए, जैसे कि बेटा हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, गायब होने वाले हैं, तो उनको बचाने के लिए हमें क्या करना है, संरक्षित क्षेत्र बनाना है, जैसे नेशनल पार्क बनाना है, राष्ट्रीय उद्यान बनाना है। ठीक है, एंड बेटा जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी है, एंड जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा वास स्थान संरक्षण करना पड़ेगा, मतलब जहां वो रहते हैं उनके प्राकृतिक आवास को नष्ट ना होने दे, उसे बचा के रखे। मतलब कि अगर तुम अपने घर में रहोगे तो ज्यादा सुखी रहोगे इन कंपेयर कि तुम दूसरे के घर में रहो। तो अगर ये अपने घरों में रहेंगे तो ज्यादा फलेंगे फूलेंगे, तो हमें इनके घरों को बचा के रखना है। फिर जागरूकता फैलानी है इनके बारे में कि भैया ये खत्म हो रहे हैं, इनका शिकार ना करो, इनको डिस्टर्ब ना करो, इनको अपने हिसाब से रहने दो। उसके अलावा बेटा जी विशेष परियोजनाएं लेकर के आनी है, जैसे एक प्रोजेक्ट टाइगर आपने सुना होगा कि टाइगर विलुप्त हो रहे थे, तो इनके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट निकाला गया था। वैसे ही हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट या परियोजनाएं लेकर के आनी पड़ेगी अगर हमको इन्हें संरक्षित करना है तो। उसके बाद यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया, लॉन्ग आंसर है बेटा। ठीक है, 5 अंक के सवाल हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक हमें यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो हमें पूछा गया प्राकृतिक सूचक के बारे में, इन्हें अम्ल तथा क्षार की जांच कैसे की जाती है। तो बेटा बहुत आसान है, मैंने तुमको अभय में बताया है कि प्राकृतिक सूचक हल्दी भी होते हैं, लाल पत्ता गोभी भी होते हैं, प्याज का रस, लौंग का रस, ये सब, लौंग का तेल, ये सब मैंने तुम्हें बताया हुआ है। बट ऑल्दो यहाँ पे एक बारी फिर से हम देखते हैं। ठीक है, प्राकृतिक सूचक के बारे में अगर हम पढ़े तो ऐसे पदार्थ होते हैं बेटा जो एसिड या बेस, क्षार या अम्ल के बारे में पता लगाते हैं। कैसे, अपना रंग या गंध बदल करके, उसे ही प्राकृतिक सूचक बोला जाता है। जैसे लिटमस हो गया, ये कहाँ से मिलता है बेटा, लाइकेन। लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकेन नामक पौधे से मिलता है। ठीक है, फिर हल्दी हो गई, गुलाब का फूल हो गया, ठीक है, चाइना रोज जिसको बोलते हैं। तो अगर बेटा जी, अगर प्राकृतिक सूचक को अगर हम एसिड के साथ मिलाएंगे, प्राकृतिक सूचक को अम्ल के साथ मिलाएंगे, या फिर ऐसे ले लो कि अगर हम लाल लिटमस पेपर को अम्ल में डाल रहे हैं तो ये क्या करेगा बेटा, नीले को लाल कर देगा। अगर लिटमस पेपर को हम क्या कर रहे हैं, बेस में डाल रहे हैं, क्षार में डाल रहे हैं, तो ये क्या करेगी बेटा, लाल को नीला कर देगी। जैसे हल्दी है बेटा जी, हल्दी कैसी होती है, पीली होती है। ठीक है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, लेकिन जब इसको क्षार के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। क्यों, जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े पे कोई दाग लगा हुआ है, ठीक है, कपड़े पे कोई दाग लगा हुआ है सब्जी का, उसको जब साबुन से घिसते हो तो वो कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। क्यों, क्योंकि हल्दी अपना रंग बदल देती है, एक प्राकृतिक सूचक है, क्षार के कांटेक्ट में आ रही है, साबुन क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, वैसे ही गुलाब का फूल हो गया। एंड अगेन अगर हम बात करें बेटा कि अगला सवाल देखते हैं पहले। हाँ,
भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में हमें अंतर स्पष्ट करना है, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पे। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले हम बेटा जी गुणों की बात करें तो भैया धातु में चमक होती है, अधातु में नहीं होती है। धातु कैसी होती है? कठोर होती है। अधातु कैसी होती है बेटा? ये सामान्यतः नरम होती है। हीरा को अगर छोड़ दो, हीरा क्या है? एक अपवाद है, हीरे को हटा दो। ये कैसी होती है बेटा? आघात वर्धिता होती है, मतलब इसको तुम पतली चादरों के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अधातु को नहीं कर सकते हो। वैसे ही बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसे तुम तार के फॉर्म में, धातु को तार के फॉर्म में लंबा खींच सकते हो, लेकिन अधातु को नहीं खींच सकते हो। ठीक है, धातु जो होती है विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन अधातु विद्युत की क्या होती है? कुचालक होती है। ये सब हमने अभय में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये सब आपको आसान लग रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, अगर इसके रासायनिक गुणों के आधार पे हम इनको डिफ्रेंशिएट करें, अलग अलग बांटे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो इसके बाहरी कोश में लगभग 3 इलेक्ट्रॉन तक पाए जाते हैं, लेकिन इसमें 4 से 8 होते हैं। ठीक है, अगर फिर उसके बाद हम बात करें बेटा तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये कैटायन, धनायन बनते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर कर एलायन बनते हैं। मतलब धातु जो होती है ना, देखो बाहरी कोश में 3 है, अगर बाहरी कोश में 3 तक है तो 3 तक ये त्यागना चाहेंगे, अगर ये त्याग देंगे तो ये क्या? कैटायन बन जाएंगे। और बेटा इनके पास 4 से ज्यादा है तो ये लेना चाहेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? एनायन बन जाएंगे। ठीक है, एंड ये क्षारीय नेचर के होते हैं। देखो धातु हमेशा जो त्यागता है वो क्षारीय नेचर का होता है, और जो लेता है वो अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, एंड सामान्यतः जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, और ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया इनके बीच का। ठीक है, बायोलॉजी पे आ जाते हैं, बायोलॉजी वाले सेक्शन में, कि विलाई से आप क्या समझते हैं और उसका फंक्शन क्या है ना। विलाई यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? दीर्घरोम बोलते हैं, उससे आप क्या समझते हैं? दीर्घरोम। देखना बेटा, ये स्टोमेटा कहाँ से आ गया? डायलिसिस, पुमंग, न्यूट्रो ट्रांस उत्पादक, पोषण, न्यूट्रिशन। ओहो, नहीं है क्या? गायब है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें ही बता देती हूँ, तुम्हें ऐसे ही बता देती हूँ कि विलाई क्या होती है। देखो हमारी जो छोटी आंत होती है ना बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत जो होती है, उसमें क्या होता है? एक छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उंगलियों जैसे कुछ कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि रीएब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो सके। तो ये कहाँ पाई जाती है? छोटी आंत में पाई जाती है। यही काम किसका होता है बेटा जी? ये काम किसका होता है? हमारे विलाई का होता है। तो फंक्शन क्या है बेटा? सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि रीएब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। और ये कैसी दिखती हैं? उंगलियों जैसी दिखती हैं। कहाँ होती हैं? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये और कहाँ पाई जाती हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो ठीक है, उसके अलावा अगर स्टोमेटा की बात करें बेटा, तो स्टोमेटा कहाँ पाई जाती है? इनका काम क्या होता है? तो स्टोमेटा पाई जाती है बेटा हमारे पत्तियों के सरफेस पे, सतह पर पाई जाती है। इनका काम क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज के लिए। यहाँ पर देखना, स्टोमेटा क्या होती है? बाह्य त्वचा पर पाई जाती है, पत्तियों के छोटे छोटे छिद्र के रूप में होती है ये। ठीक है, एंड बेटा जी ये क्या होती है? गार्ड सेल से घिरी होती है। ये क्या होती है? इस तरीके से गार्ड सेल से घिरी होती है। ये क्या है? ये क्या है? गार्ड सेल्स है। और ये जो छिद्र दिख रहा है ये क्या है बेटा? स्टोमेटा है। ठीक है, ये क्या है मेरे लाल? ये है स्टोमेटा। ठीक है, एंड देखना बेटा जी ये गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसों के विनिमय के लिए होती हैं। साथ ही यहाँ से बेटा वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन भी हो जाता है। मतलब जो जल होता है बेटा ये इन्हीं से बाहर निकलता है, भाप के रूप में या किसी भी रूप में। ठीक है, तो वाष्प के रूप में जल यहीं से निकलता है। इसको क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो ये इसका होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हम एक कोशिकीय जीवों में उपापचयी अपशिष्टों को कौन निष्कासित करता है? मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो ये जो वेस्ट होते हैं बेटा ये कहाँ से निष्कासित होते हैं, कहाँ से निकलते हैं? एक कोशिकीय जीवों में उपापचयी अपशिष्टों को कैसे निष्कासित किया जाता है उसके बारे में हमें बताना है। तो बेटा विसरण के द्वारा, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, एंड बेटा जी संकुचनशील धानी भी होती है जिसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अपशिष्टों को, कुछ अपशिष्ट और अतिरिक्त जल जो संकुचनशील धानी में एक त्रिम होते हैं जो फटकर इन पदार्थों को कोशिका से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल मिला के करना क्या है कि हमारी जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती हैं,
संकुचनशील धानी होती हैं और इसके अलावा बेटा जी डिफ्यूजन के द्वारा यहाँ से अवशिष्ट बाहर निकाला जाता है, किसमें, सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन हमारे लिए तो क्या है बेटा, किडनी का फॉर्मेशन है, ठीक है, हमारे लिए एक प्रॉपर ऑर्गन अंग बना हुआ है, लेकिन इनके पास अंग नहीं है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन से क्या करती है बेटा जी, ये अपने वेस्ट को बाहर निकालती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ अपशिष्ट और अतिरिक्त जल संकुचनशील धानी में एक त्रिम होते हैं जो फटकर इन पदार्थों को कोशिका से बाहर निकाल देते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा कि डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस समझना, यहाँ पे समझना, डायलिसिस आपको लिखना इस तरीके से। डायलिसिस कब होती है, जब किडनी फेल्योर हो जाता है, जब हमारी गुर्दा किडनी जब हमारी खराब हो जाती है ना, हाँ, जब क्या होता है बेटा कि हमारी जब किडनी खराब हो जाती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि हमें आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से अपने ब्लड को साफ करना पड़ता है, अपने रक्त को साफ करना पड़ता है। तो उसमें हम एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम बोलते हैं डायलिसिस मशीन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अर्ध परागम झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने ब्लड को गुजारा जाता है और ब्लड को साफ किया जाता है, इसे ही डायलिसिस बोलते हैं, ठीक है। डिटेल में हम अपने आरंभ में इसे पढ़ेंगे, राइट। तो डायलिसिस इस तरीके से हमें लिखना है। एंड उसके बाद बेटा पुमंग और जयांग का कार्य क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो पुमंग और जयांग का कार्य क्या होता है, यहाँ पे देखना, पुमंग जो होती है बेटा ये पॉलन ग्रेन पराग कणों को बनाती है, वहीं पे जयांग जो होती है बेटा जी ये क्या करती है, ये प्रजनन मादा अंग होती है, और ये बेटा जी एग शेल यानी कि ये अंडाशय में अंड कोशिका एग सेल या मादा युग्म का उत्पादन करती है, एग सेल का निर्माण करती है। मतलब ये मिला के मेल में पाया जाता है और ये किस में पाई जाती है, फीमेल में पाई जाती है, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है, ये इनका अंतर है। और कार्य क्या है कि भैया ये परागकण बनाएंगे और ये क्या बनाएंगी, एग सेल बनाएंगी, ठीक है। ये मेल में पाए जाएंगे, ये किसमें, फीमेल में पाई जाएंगी। फिर न्यूरोट्रांसमीटर की बात कही गई है कि न्यूरोट्रांसमीटर से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखना बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एक रासायनिक संदेश वाहक होता है बेटा, ठीक है। ये एक रासायनिक संदेश वाहक होता है जो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एसिटिल कोलिन या डोपामाइन या सेरोटोनिन हो गई, ये सब क्या है बेटा जी, ये एक रासायनिक संदेश वाहक होती हैं। ये क्या करती हैं, जो सिनेप्स होता है, दो तंत्रिकाओं के बीच का जो जंक्शन होता है, ठीक है, उसमें एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका का लक्ष्य कोशिकाओं तक संदेश पहुंचाती है। मान लो कि ये अपना क्या है, ये अपना एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये अपना एक न्यूरॉन है। अब यहाँ से दूसरा क्या है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन शुरू हो गया, तो इसके बीच का जो गैप होता है इसी को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करती है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में संदेश पहुंचाती है। कौन, न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सारे होते हैं, एसिटिल कोलिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये सब क्या है, संदेश वाहक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि हमसे पूछा गया है अब कि होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन से आप क्या समझते हैं। देखो, होमोलॉगस ऑर्गन में क्या होती है कि कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर, समान मूल संरचना सेम होती है, लेकिन बेटा जी कार्य अलग होते हैं, ठीक है। जैसे बिल्ली का हाथ, अग्रपाद, जैसे बिल्ली का हाथ और हमारा हाथ, तो बिल्ली और हमारे हाथ का जो अंदर की हड्डी की संरचना है वो सेम होगी, लेकिन कार्य अलग अलग है। बिल्ली दौड़ती है, हम खाना खाते हैं, इससे दौड़ते नहीं है, वो दौड़ती है उससे, ठीक है। लेकिन हड्डियों की संरचना देखोगे तो सेम होगी, मतलब समान मूल संरचना होगी लेकिन कार्य डिफरेंट होंगे। वैसे ही बेटा जी अगर मैं बात करूं समरूप अंग की, एनालॉगस ऑर्गन की, तो ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। इनमें क्या होती है, 36 का आंकड़ा होता है। तो इसमें क्या होगी बेटा, बेसिक स्ट्रक्चर जो होगी वो अलग होगी लेकिन कार्य समान होंगे। जैसे तुम तितली के पंख को ले लो और उसके अलावा एक पक्षी के पंख को ले लो, तो तितली के पंख में हड्डियां नहीं होंगी लेकिन पक्षी के पंख में हड्डियां तुम्हें मिलेंगी, लेकिन दोनों का काम क्या है, उड़ना है। तो काम सेम है लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो ये हो गई इनकी बात। उसके बारे में अगर हम बात करें बेटा, प्रोड्यूसर से आप क्या समझते हैं, उत्पादक से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादक क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और बेटा जी खाद्य श्रृंखला में एकदम नीचे होते हैं, मतलब ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद ही बना रहे होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा सवाल है, दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसमें हमसे पोषण के बारे में पूछा गया है, ठीक है, पोषण के बारे में पूछा गया है। एंड पोषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं
उन मतलब कितने अलग अलग तरीकों से हम पोषण प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में हमसे पूछा गया है। चलो देखते हैं कि पोषण क्या होती है। पोषण क्या होती है कि बेटा अगर हम बाहरी वातावरण से खाना खा रहे हैं, ठीक है, उस खाने का उपयोग अगर हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या शरीर का निर्माण या क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने के लिए करें तो उसे ही पोषण बोला जाता है। मतलब खाद्य पदार्थ से अगर हम एनर्जी निकाल के अपने ग्रोथ के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रिशन कितने टाइप की होती है तो यहाँ पे देखना, स्वपोषी होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे कि बेटा हमारे पेड़ पौधे हो गए, अपना भोजन खुद ही बनाते हैं सूर्य की और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ठीक है, सूर्य की प्रकाश में क्या करते हैं, अपना भोजन खुद ही बनाते हैं। एंड बेटा जी दूसरा जो होता है वो होता है विषम पोषी, हेट्रोट्रॉफिक, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। उसके अलावा बेटा होती है, तीसरी कहाँ गई, हाँ, उसके अलावा तीसरी होती है बेटा हमारी विषम पोषी। पोषण को आगे 3 मुख्यों में भागा गया, अच्छा यही हो गया, ठीक है। विषम पोषी आगे 3 भागों में बांटी जाती है। पहला क्या हो गया, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और दूसरा जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। उसमें पहला जो होगा वो होगा प्राणी संप्रोषण, होलोजोइक प्राणी संपोषण, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, ठोस या तरल पदार्थ को जटिल कार्बनिक भोजन को ग्रहण करते हैं, जिसे शरीर के अंदर पाचन के द्वारा अवशोषित किया जाता है। मतलब हम ठोस पदार्थ खा रहे हैं और वो हमारे शरीर के अंदर टूटे, उसे क्या बोलते हैं बेटा जी, उसे बोलते हैं हम उसे क्या बोलते हैं मेरे लाल, होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणी संपोषण बोलते हैं। उसके बाद आती है बेटा मृतोपजीवी पोषण, यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि सड़े गले पत्तों से, डेड डिकेइंग मैटर से, सड़े गले पत्तों से क्या होता है बेटा जी, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त किया जाता है। खुद से नहीं बना रहे हैं, यहाँ से सड़े गले पत्तों से न्यूट्रिशन को प्राप्त कर रहे हैं। फिर बेटा जी परजीवी पोषण क्या होता है कि दूसरों पे डिपेंड हो जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि किसी दूसरे जीव के शरीर से हम क्या करें, न्यूट्रिशन प्राप्त करें। जैसे कि हमारे सिर में क्या होती है, जूं होती है या ढील बोलते हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है बेटा, वो परजीवी पोषण प्राप्त करती है। मतलब हमारे शरीर से वो पोषण ले रही है, तो दैट इज नोन एज परजीवी पोषण। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब बात करते हैं लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में हमें 5 अंतर बताने हैं, जो हमारा आखिरी सवाल है। लैंगिक और अलैंगिक में हमें 5 अंतर बताने हैं। पहला क्या हो गया बेटा कि इसमें 2 लोगों मतलब 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसमें एक का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें बेटा जी गैमीट्स यानी कि उग्म का मिलन होता है, इसमें उग्म का मिलन नहीं होता है। इसमें बेटा जी मियोसिस होती है, अर्धसूत्री होती है, लेकिन इसमें माइटोसिस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा इसमें अनुवांशिक विविधता देखने को मिलती है। जैसे हम और आप अलग अलग दिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर अनुवांशिक विविधता है, लेकिन ये क्या होंगे, एग्जैक्ट कॉपी होंगे एक दूसरे के। ठीक है, फिर बेटा इनके अंदर क्या होगा, विकास होगा, प्रजातियों का विविधता के कारण प्रजातियों में विकास होगा, इवोल्यूशन होगा। जैसे हम पहले बंदर के जैसे दिखते थे, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर विविधता है, वेरिएशन आई। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन, अनुवांशिक विविधता हमारे अंदर आई तो हमारा विकास हुआ। लेकिन इनके अंदर कोई खास विकास हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि विविधता ही इनके अंदर नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो ये बहुत धीमी होती है, लेकिन ये बहुत फास्ट होती है। तो ये रहा आपके पूरे मॉडल पेपर के बारे में। ठीक है, एंड जितना हमने पढ़ा है अपने अभय में अभी तक, तो वो तो आपको सॉल्व करके मजा आ गया होगा। बट डोंट वरी, जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है वो 15 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे अपने इस पूरे कोर्स को, राइट। तो 15 जनवरी तक हमारा ये क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाने वाला है। एंड ये जो पूरा मॉडल पेपर है बेटा, ये आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं फिर। ठीक है, राइट। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, बट जो नहीं पढ़ा है डोंट वरी, अपने अभय में सब कुछ कवर कर लेंगे अपन लोग, है ना। अभी तो अपना अभय चल ही रहा है, कोई इशू नहीं है, 15 जैन तक हम उसे कवर कर लेंगे। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो बेटा चैट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पर्सनली चैट सेक्शन को चेक करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।